हेलो बच्चों, आज हम आनुवंशिकी पाठ में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने आनुवंशिकी जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकी का जनक किसको कहा गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल को। फिर हमने शॉर्ट में मेंडल की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी। उसमें आपको बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सैटाइवम, उसके ऊपर प्रयोग किए थे। इसके बाद में आपको बताया था कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना, वो दूसरे पौधे पर भी अपने प्रयोग कर सकता था। और फिर लास्ट में आपको बताया था कि मेंडल ने मटर के पौधे में बहुत सारे विपर्यासी लक्षण देखे थे। तो आपको बताया था देखे तो कितने थे, 34 लक्षण, लेकिन प्रयोग कितने पर किए थे, 7 लक्षणों पर। फिर आपको 7 लक्षणों की जो सारणी है विपर्यासी लक्षणों की वो बताई थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेंडल बहुत दुर्भाग्यशाली था। जब तक वो प्रयोग करता रहा, नियम बनाए उसने, लोगों को बताता रहा कि किस तरह से जो लक्षण होते हैं वो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाते हैं, लेकिन लोगों ने इसके ओर ध्यान नहीं दिया और 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई थी। अब मेंडल को प्रसिद्धि दिलाने कब मिली, जब मेंडलवाद की पुनर्खोज हुई। तो मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की, सन 1900 में। मैंने आपको कल भी लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि मृत्यु के 16 वर्ष बाद मेंडल को जीवन में ख्याति मिली थी। तो सन 1900 में, 1884 में मेंडल खत्म हो गया, सन 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज हुई। तो कितने वर्ष हो गए, 84 से 1900 तक कितने हो गए, 16 वर्ष। ये खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हॉलैंड के ह्यूगो डीवरिच, जर्मनी के थे कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेरमेक। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने भी आनुवंशिकी पर प्रयोग किया, आनुवंशिकता पर प्रयोग किए, विभिन्नताओं के बारे में बताया, तो इन्होंने देखा कि उनको वही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जो 35 वर्ष पहले किसको मिल गए थे, मेंडल को। 35 वर्ष कैसे हो गए, क्योंकि 1865 में ही मेंडल का जो कार्य था वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर क्या हो गया था, पब्लिश्ड हो गया था। तो 1865 से लेकर 1900 तक के बीच का समय में कितना डिफरेंस हो गया, 35 वर्ष। तो इन्होंने कहा कि जो बात आज हम बता रहे हैं आनुवंशिकता के बारे में, वो 35 वर्ष पहले कौन बता चुका है, मेंडल बता चुका है। तो उन्होंने इसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, इन्होंने इसका श्रेय किसको दिया, मेंडल को ही दिया। और मेंडल ही आनुवंशिकी का क्या कहलाया, जनक कहलाया। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में बहुत सारी परिभाषाएँ हैं, तो उन परिभाषाओं को आपको कॉपी में उतारना है और हर परिभाषा जैसे जैसे हम मेंडल के प्रयोग पढ़ते जाएंगे, हर परिभाषा का मैं आपको मतलब समझाती जाऊंगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेंडल की वंशागति के नियम व प्रयोग। तो मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए और किस किस के आधार पर कौन कौन से नियम बनाए, ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक संकर संकरण प्रयोग, एक संकरण प्रयोग, या आप इसको एक संकर संकरण प्रयोग बोल सकते हैं। तो आपकी बुक में डेफिनेशन है, आपको बताया था कि मेंडल ने कितने लक्षणों को लेकर प्रयोग किए थे, 7 लक्षणों को। विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब अलग अलग, जैसे लंबा और बौना, पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद, बीज का रंग पीला और हरा। तो जब एक लक्षण को लेकर के प्रयोग कराते हैं, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए, युग्म का मतलब जोड़ा, विकल्पी अलग अलग को क्रॉस कराते हैं तो उसको हम कहते हैं एक संकर संकरण। 2 लक्षणों को लेकर कराएंगे द्विसंकर संकरण, 3 लक्षणों को लेकर कराएंगे त्रिसंकर संकरण, और 3 से ज़्यादा को लेकर कराएंगे बहुसंकर संकरण। ये परिभाषाओं के मतलब है। तो आपका जो कोर्स है उसमें केवल एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण ही प्रयोग हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक संकर संकरण प्रयोग, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए कराए गए क्रॉस को हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। इस प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे की शुद्ध लंबी व शुद्ध बौनी किस्मों का क्या किया था, चयन। शुद्ध लंबा कौन सा था, प्रभावी, शुद्ध बौना अप्रभावी। तो लंबापन का जो सारणी बनाई थी उसमें प्रभावी और अप्रभावी लिख के बनाई थी। तो मेंडल ने, अब यहाँ पर पीढ़ी चालू होंगी, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ये परिभाषाएं भी आपके दे रखी हैं कि जब समयुग्मजी लंबे और बौने में क्रॉस कराकर या प्रथम पीढ़ी में क्रॉस करा के जो प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। और जब F1 पीढ़ी में आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में यहाँ पर आपको शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, शुद्ध लंबे को उसने कैसे किया, कैपिटल T,
कैपिटल टी और शुद्ध बौने को स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ये क्या कहलाते हैं? जनक। अब जनक आपको पता है उसमें एक नर और एक मादा, तो इसमें एक को हम नर लेते हैं और दूसरे को मादा लेकर कराते हैं। अब एक डेफिनेशन और आएगी, उसका मैं आपको मतलब बाद में बताऊंगी। तो जनक होते हैं, जब भी जनन होता है तो क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। युग्मक में कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो मेंडल ने देखा कि उसको प्रथम पीढ़ी कौन सी थी? F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे थे वो लंबे प्राप्त हुए थे, लंबे। लेकिन क्या ये शुद्ध लंबे दिख रहे हैं आपको? शुद्ध कब कहेंगे? जब दोनों फैक्टर क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, उसको तो हम क्या कहते हैं? शुद्ध गुण वाला। लेकिन अलग अलग आ जाते हैं। अब ये शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लंबा भी कारक है और बौने का भी कारक है या फैक्टर है। इसीलिए ये क्या कहलाया? 100% विषम युग्मजी लंबे या अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए उसको। अब इसमें विषम युग्मजी दोनों युग्मक क्या है? इसमें अलग अलग है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। लेकिन ये विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी के होते हुए भी सभी जो पौधे थे वो मेंडल को कैसे दिख रहे थे? लंबे दिख रहे थे। तो मेंडल ने कहा कि दोनों ही कारक होते हुए, युग्मक होते हुए भी सभी पौधे उसको लंबे क्यों दिख रहे हैं? इससे मेंडल ने क्या अनुमान लगाया कि इसमें लंबे का जो कारक था वो तो क्या था? प्रभावी था। इसीलिए उसका लक्षण क्या हो गया? प्रकट हो गया। और बौनेपन का जो कारक क्या था? अप्रभावी था। इसीलिए उसका गुण क्या हो गया? छिप गया। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो प्रभावी होता है, शक्तिशाली होता है, डोमिनेंट होता है, वो अपना प्रभाव क्या करता है? दिखाता है, वही नज़र आता है। और जो कमज़ोर होता है वो बेचारा छिप जाता है। तो इसमें क्या था? डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी जो है वो कौन सा है? लंबेपन का है। और बौनेपन का जो कैरेक्टर है वो क्या है? अप्रभावी है। तो इसी के आधार पर मेंडल ने पहला नियम बनाया था, प्रभाविकता का नियम। इस नियम के अनुसार जो लक्षण प्रभावी होते हैं वो प्रथम पीढ़ी में क्या होते हैं? नज़र आ जाते हैं। और जो अप्रभावी होते हैं वो प्रथम पीढ़ी में नज़र नहीं आते। इस तरह से F1 पीढ़ी के बेस पर मेंडल ने आनुवंशिकता का या वंशागति का पहला नियम बनाया, जिसको हम कहते हैं प्रभाविकता का नियम। अब इसी प्रयोग को मेंडल ने आगे बढ़ाया। मेंडल ने सोचा, उसने तो लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे लिए थे, फिर भी उसको F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए? लंबे ही प्राप्त हुए। अब बौनेपन का गुण कहाँ छिप गया? उसका पता लगाने के लिए मेंडल ने अपने प्रयोग को क्या करा? आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के लिए उसने F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों में ही आपस में क्या कराया? क्रॉस करा दिया, स्वपरागण जिसको कहते हैं। इसमें भी ये जो मैंने आपको चिन्ह बना रखे हैं ये मादा का होता है साइंस में, और इसको क्या कहते हैं? नर का चिन्ह। तो एक को मादा लिया है और एक को नर, वो ये जनक कहला रहे हैं। अब क्या बनेंगे? युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस कराया तो क्या बन गया? कैपिटल टी। तो ये क्या हो गया? शुद्ध लंबा। जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबा। जब स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराएंगे तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। कभी भी स्मॉल टी पहले नहीं लिखना है आपको, ऐसे कभी भी नहीं लिखना है कि स्मॉल टी और कैपिटल टी, ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि प्रभावी जो होता है उसको पहले लिखा जाता है और अप्रभावी को हमेशा क्या लिखा जाता है? बाद में लिखा जाता है। तो यदि आप इस तरह से क्रॉस कराएंगे तब भी आप क्या लिखेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये भी हो गया अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबा। और फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराया तो स्मॉल टी, ये क्या हो गया? शुद्ध लंबा। तो मेंडल ने देखा कि उसको F2 पीढ़ी में जो 25% पौधे थे वो तो कैसे मिले? शुद्ध लंबे। 50% कैसे मिले? अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबे। और 25% मिले थे शुद्ध बौने। इस तरह से उसको F2 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे। पृथक पृथक हो गए गुण। तो इसके बेस पर मेंडल का दूसरा नियम हम पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम। तो इससे पहले मैं आपको इसके आधार पर मेंडल ने 2 प्रकार का अनुपात निकाला, लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात। ये डेफिनेशन भी है आपके। लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होता है? बाहरी लक्षणों के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है, बाहर से दिखने पर जैसे दिख रहे हैं उसके आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप अनुपात। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर
यदि हम ये तीनों को देखें तो ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं। यानी 75% पौधे तो कैसे दिख रहे हैं मेंडल को, लंबे, और 25% कैसे दिख रहे हैं, बौने। तो 75 और 25 का आप अनुपात निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3:1। मैथ करते हो ना आप गणित में, अनुपात निकालते हैं। तो 75:25, तो 25 एकम 25, 25 3 75, तो अनुपात कितना हो गया, 3:1। दूसरा है जीन प्ररूप अनुपात। आंतरिक जीनी संरचना या आंतरिक लक्षणों के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन प्ररूप अनुपात कहते हैं। तो यदि इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर देखें तो 25% क्या है, शुद्ध लंबे हैं, 50% अशुद्ध या विषम युग्मजीय लंबे हैं, और 25% क्या है, शुद्ध बौने। तो यदि आप 25, 50 और 25 का अनुपात निकालेंगे तो 1, 2 और 1, तो अनुपात कितना आ गया, 1:2:1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि F2PD के आधार पर मेंडल का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात आप बताइए। तो लक्षण प्ररूप 3:1 और जीन प्ररूप हो गया 1:2:1। तो इस तरह से ये F1 एक संकरण प्रयोग से मेंडल ने 2 नियम बनाए थे, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का जो नियम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी पूरा। तो आज हमने दोनों प्रयोग पढ़ लिए, F1PD पढ़ ली और F2PD पढ़ ली, और इसके आधार पर लक्षण प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात और प्रभाविकता का नियम पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे के टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे। और इस तरह से आप ये जो क्रॉस बनाए हैं इनको अपनी कॉपी में आपको उतारना है, और होमवर्क कॉपी में आपको ये दोनों क्रॉस बनाने हैं, F1PD का और F2PD का। और इसके बाद में मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपको ये करना है। थैंक यू।